हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश और आज हम क्लास 9th के लेक्चर 3rd के स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने लेक्चर 1st और 2nd में जो डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। डेमोक्रेसी होती क्या है उसके बारे में पढ़ा था और डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स आपको बताए थे कि किसी कंट्री में अगर डेमोक्रेटिक वो होगी तो वहाँ क्या होगा। और ये भी बताया था कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आगे हम अपना चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी है वो लिखा हुआ है। उसमें एग्जांपल दिया गया है चाइना। चाइना में 1958 और 1961 में एक रोस्ट फेमाइन आया था, बहुत बड़ा है अकाल आया था जिसमें ऑलमोस्ट 3 करोड़ पॉपुलेशन है वो क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी उनकी। और जिसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो उसकी जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता है। जिसमें क्या कहा गया है कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी एक ऐसी सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अन्य सरकारें से जो डिक्टेटर होती है या नॉन डेमोक्रेटिक होती है उनसे बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि दे आर अकाउंटेबल फॉर पीपल। यानी वो क्या लोगों के प्रति है वो उनकी जवाबदेही होती है, उनको क्या उनको जवाब देना पड़ता है। मान लीजिए जब चाइना में फेमाइन आया था 1958 में और 1961 तक चला था, जिसमें क्या चाइना के लिए लास्ट में हमने पढ़ा था कि जिसमें ये कहा गया कि वहाँ 1 पार्टी रूलिंग है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है या नेशनल पीपल कांग्रेस है वो रूल करती है ओवर द कंट्री। जो कंट्री के ऊपर रूल है वो रेगुलरली वही एक ही पार्टी है वो कर रही है, 1 पार्टी डोमिनेंस है। तो मैंने ये भी डिस्कस किया था किसी कंट्री में एक पार्टी है होना वो बहुत नुकसानदायक है। जैसे हमने मेक्सिको की PRI पार्टी पढ़ा था या रॉबर्ट मुगाबे की जो जानो PF पार्टी है जिम्बाब्वे की उसके बारे में पढ़ा था। तो वो होना नुकसानदायक बिकॉज ए पार्टिकुलर रूलर जो होता है वहाँ किसी कंट्री में वो क्या डिक्टेटर है, वो ही बिकम ए डिक्टेटर। वो क्या डिक्टेटर बन सकता है और अपनी पावर्स का क्या मिसयूज करता है, मिसयूज कर सकता है, जिससे क्या है पूरे कंट्री के लिए प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकती है। और वो क्या लोगों के प्रति जो अकाउंटेबल भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उसका जवाब है खुद नहीं देगा, वो क्या किसी को और को रिस्पॉन्सिबल मान लेगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मदारी एक मूवी है, उसमें दिया हुआ है कि अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ये कि गवर्नमेंट की किस तरह से अकाउंटेबिलिटी होती है जब भी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है उस पर। तो एग्जांपल और बता देता हूँ। मान लीजिए कोई पुल का कंस्ट्रक्शन है वो हो रहा है किसी भी एरिया में, चाहे वो रेलवे ब्रिज हो या चाहे रोड के ऊपर बन रहा हो कोई भी ब्रिज हो, अगर वो कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है, तो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो उसमें क्या होता है उसके जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी लोग हो, और चाहे वो मिनिस्ट्री क्यों ना हो जिसने उसका ऑक्शन है वो लगाया है या उसका उसमें पार्टिसिपेशन है, या ऐसी कोई फैक्ट्री है वो किसी सेटल्ड एरिया में खुल गई है जहाँ गवर्नमेंट ने क्या उसको वहाँ नहीं खुलनी चाहिए, जो उसको परमिशन दे दी गई है, और बाद में क्या होता है उस फैक्ट्री में क्या या तो आग लग जाती है या विस्फोट हो जाता है इलीगल तरीके से। ठीक है, तो वो क्या कहीं गवर्नमेंट की उसमें जिम्मेवारी होती है। या जैसे आपने देखा होगा कभी भी जब रेल एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो अकाउंटेबिलिटी होती है मोस्टली है जो जो रेल मिनिस्टर है उसकी होती है। तो बहुत सारे रेल मिनिस्टर अपनी जिम्मेवारी लेकर के खुद है वो रिजाइन दे देते हैं, भी हाँ ये मेरे से गलती होगी या हमारा डिपार्टमेंट है वो बेटर वे से वर्क नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर देते हैं रिजाइन दे देते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। अगर डेमोक्रेटिक नहीं होता तो वहाँ क्या सिचुएशन होगी, वहाँ पर कोई अकाउंटेबल नहीं होगा, कोई भी लोग उसकी जिम्मेवारी है वो नहीं लेंगे, और इससे क्या होगा लोगों के मन में जो विश्वास है डेमोक्रेसी के प्रति या जो वो बढ़ने लगता है। तो चाइना में भी यही हुआ, वहाँ पर कोई जवाबदेही नहीं थी, लोग जब मर रहे थे 3 करोड़ लोग वो मारे गए थे, तो उनकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी है वो नहीं थी, गवर्नमेंट ने उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं
गवर्नमेंट उसके लिए क्या खुद है उसकी जवाबदेही है उसने नहीं दी या खुद की जिम्मेवारी है वो नहीं समझी। अगर ऐसा इंडिया में होता, अगर ऐसे इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें क्या है गवर्नमेंट है वो जिम्मेवारी लेती है। जैसे अभी लास्ट में क्या है एक साइक्लोन है इंडिया में जो अम्फान सुना होगा आपने, वो आया था। तो उसमें पूरा जैसे आपने देखा होगा जिसको मैनेजमेंट किसने किया था, वो गवर्नमेंट ने किया था। और गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट वो है जो सरकार उसे कहेंगे जो क्या होगा इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुनी हुई। तो उस लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट ने क्या किया, जो तूफान जहाँ आया वहाँ पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें हैं या जितने भी रिलीफ्स हैं फंड्स हैं वो क्या उनको प्रोवाइड करवाए ताकि क्या सिचुएशन है वो उसको क्या सॉर्ट आउट है वो किया जा सके। और वो क्यों किया, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों की जो सेफ्टी है उसके लिए वो रखें। अगर इंडिया में ऐसा होता तो, अगर इंडिया में हुआ भी है, अगर कई बार बाढ़ भी आ जाती है तो गवर्नमेंट भी क्या करती है वहाँ पर पूरा अपना जो फोकस है उस पर करती है ताकि क्या है वो लोग हैं वहाँ या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो वहाँ नुकसान जितना भी हुआ है उसको क्या उसको ठीक किया जा सके। और अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी वहाँ, ठीक है। वो एक एक्सीडेंट है तो वो क्या घटना ही बन कर क्या रह जाती है। दूसरा उसमें लिखा गया डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे जो डिसीजन मेकिंग की यानी जो निर्णय लेते हैं उसमें जो क्वालिटी है वो सुधर जाती है, बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर लॉ बनाया गया है, कानून बनाया गया है, तो उसमें क्वालिटी उसमें कैसे सुधर सकती है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं जीएसटी का, कि जीएसटी एक कानून बनाया गया है, ठीक है। तो जो सरकार होती है गवर्नमेंट होती है क्योंकि डेमोक्रेटिक होती है, तो वो क्या करेगी उसमें जो स्लैब्स बनाए गए हैं अलग अलग, मान लीजिए 5 स्लैब बना दिए कि 5%, 12%, 18 और 28, ठीक है। और ये मान लीजिए यहाँ पर एक 35 का भी होता, यहाँ 2 का भी होता, ठीक है। अगर मान लीजिए इतना स्लैब होता उसमें जीएसटी में, तो उन्होंने क्या किया, डिस्कशन ही किया होगा, क्वालिटी बढ़ाई है उन्होंने आपस में बैठ करके, जो जितने भी मिनिस्टर होते हैं मेजोरिटी ऑफ मिनिस्टर, उन्होंने डिस्कस किया और उसका डिसीजन जब लिया गया उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया, तभी क्या है इसके जो स्लैब है वो कम किए गए, ठीक है। ज्यादा भी कर सकते थे और कम भी कर सकते थे, ये इसका एक एग्जांपल है। दूसरा जो कैबिनेट आपने देखा होगा इंडिया में जैसे होती है, कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, कोई भी डिसीजन लिया जाता है कैबिनेट की क्या मीटिंग उस पर होती है। जैसे हाल ही में जो पेंडेमिक डिजीज है वो स्प्रेड हो रही है, कोरोना है, कोविड-19 है, तो उस पर ये नहीं है कि अकेले जो प्रधानमंत्री है उसने कहा ठीक है मित्रों भाइयों बहनों सब कुछ बंद हो गया है, ठीक है ये किया जाएगा वो क्या है। जितने भी डिसीजंस होते हैं उस पर क्या होता है सभी कलेक्टिवली इकट्ठे होते हैं, मीटिंग होती है, आपने टीवी में देखा होगा, सभी लोग इकट्ठा होते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो जब डिस्कशन करेंगे तो उसके जो बेनिफिट्स हैं और उसके जो फायदे हैं वो क्या होते हैं बढ़ जाते हैं, या कोई भी अपना आर्ग्यूमेंट्स है उसके ऊपर क्या है जो भी हो, जो अगर अच्छा हो तो क्या वो उसके ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट देता है। अगर वो देगा आर्ग्यूमेंट तो वो क्या करेगी गवर्नमेंट, अगर अच्छा होगा तो उसको एक्सेप्ट है वो कर लेगी, अगर गलत होगा या उसका क्रिटिसाइज भी होता है कि मान लीजिए कोई मिनिस्टर को पसंद नहीं है कि ये चीज़ है, लॉकडाउन कर रहे हो आप, ठीक है, आपने ट्रेन क्यों बंद कर दी तो लोग है वो कैसे एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूसरा कहेगा नहीं ये सही है क्योंकि जब ट्रेन में लोग जाएंगे तो उससे क्या होगा डिजीज है वो फैलने का खतरा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या सिचुएशंस है वो क्या है आपस में क्या है डिस्कशन करके नहीं मिलता, तो उसमें क्या क्वालिटी ऑफ डिसीजन है वो क्या वो बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट है डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें कल्चर, रिलीजन, कास्ट, जो लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन डिफरेंशिएशन पाया जाता है। लोगों का जो वेयरिंग स्टाइल है, पहनावा है वो भी, लोगों की जो फूड्स हैं, फूड्स हैबिट्स हैं वो भी क्या अलग अलग पाई जाती है। क्लाइमेट इंडिया के अलग है, तो एक एरिया से दूसरे एरिया के बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होता है तो वो क्या है, अगर वहाँ इस तरह की डाइवर्सिटी है, डिफरेंशिएशंस है वो पाए जाते हैं तो वो कंट्री बहुत इजीली से रन करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो क्या होंगे आपस में स्टेट्स क्या है, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो,
ठीक है, वो क्या होंगे आपस में क्या लड़ेंगे, या वो क्या है कोलेक्टिवली कोई डिसीजन है वो नहीं ले पाएंगे। बाय द वे जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको कि एजुकेशन का है, राइट टू एजुकेशन का है कि इंडिया में एक वो कैसे चलता है, सभी डिसीजन पूरे इंडिया में कैसे अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ कि जो एक बच्चा है वो 1st to 8th क्लास तक के फ्री एजुकेशन है वो लेगा, ठीक है, या 6 से 14 साल तक के वो फ्री एजुकेशन है वो लेता है। अब ये क्या है, इंडिया में डिफ्रेंसिएशन इतने होने के बावजूद भी क्या है, भारत में हर जगह, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे डेवलप स्टेट हो पंजाब हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। तो क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया में अगर डेमोक्रेटिक नहीं होता तो ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। हो सकता है कि कोई एरिया है वो बैकवर्ड रह गया, कोई एरिया है वो ज़्यादा ग्रो कर गया, ठीक है। चीज़ें अप्लाई होती है, हाँ, जो उसका लेवल ऑफ क्वालिटी है वो में भी हो सकता है कि वहाँ के पर्सनल जो रीजंस होते हैं उनके कारण वो डिक्रीज हो सकती है, और वरना इसमें क्या ज़्यादा है उसमें डिफरेंस है वो नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ स्टेट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें। तो जितने भी कंफ्लिक्ट्स है डाइवर्सिटी के बेसिस पे वो इसमें पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है डेमोक्रेसी इनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। हाँ, इसमें एक और था कि एक पर्टिकुलर मान लीजिए रिलीजन के लोग हैं और एक दूसरे रिलीजन के लोग हैं, तो उनमें कैसे डिफरेंस होगा। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगा वो, तो उससे क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, वो रिलीजन के बेसिस पे के लोग आपस में क्या मिलजुल कर वो नहीं रहेंगे। बट इंडिया में क्या कर दिया, डेमोक्रेटिक होने के कारण क्या जो डिसीजन मेकिंग है, कोई भी निर्णय लिया जाता है तो ये नहीं है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पे या कोई एक कास्ट है उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। जो फ्री एंड जो एजुकेशन है वो फ्री एजुकेशन है 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को, या जो 1 से लेकर 8 तक जितने भी थे 1 to 8th स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको फ्री एजुकेशन है। वो हर जगह, हर रिलीजन, कोई भी कास्ट क्रीड, कोई भी किसी भी रिलीजन का हो, उसको क्या है प्रोवाइड करवाई जाती है। क्योंकि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मेजोरिटी से क्या है इलेक्टेड होकर आते हैं, पर उसके डिसीजंस है वो क्या है पूरे जो जितने भी लोग हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जैसे जब इलेक्शन होते हैं तो जैसे किसी पर्टिकुलर पार्टी, जैसे बीजेपी अभी के टाइम में रूलिंग पार्टी है, उसको वोट्स है पूरे कंट्री ने तो नहीं दिए, बहुत सारे जैसे उनके 300 सीट्स हैं, 300 प्लस सीट है, शायद 303 के लगभग है, 303 इतने एमपी इलेक्टेड है। बाकी रहे 543 है, उसमें से अगर डिक्रीज करेंगे बाकी एमपी तो इंडिया से इलेक्टेड है, यानी उन्होंने तुमको जो मेंबर्स है, या जैसे वोटिंग जब होती है किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में जो पार्लियामेंट्री एरिया है जैसे हिसार है, वहाँ पर जब चुनाव होते हैं, अब ये तो नहीं है कि वहाँ जितने भी लोग हैं उन्होंने सबने उनको वोट दिया, अपोजिशन पार्टी को भी वोट गए हैं, जो दूसरे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको भी वोट गए हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जो इलेक्टेड होकर आया है उसका डिसीजन जरूरी नहीं है, वो जितने भी लोग हैं क्या उन पर एप्लीकेबल होता है, और जो भी रूल रेगुलेशन बनते हैं वो सब पर एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड है, चाहे वो 1 वोट से जीत कर आए हो या वो लाख वोट से जीत कर आए। डेमोक्रेसी इनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस, यानी अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक होता है तो उसमें जो वोटर होता है या जो सिटीजन होते हैं, नागरिक होते हैं वहाँ के, उनकी जो डिग्निटी है वो इन्हांस हो जाती है, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यानी उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। मान लीजिए अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल नहीं है, गवर्नमेंट अगर अकाउंटेबल नहीं है, अगर उसको लगता है लोगों को कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसमें सरकार है वो जिम्मेवार थी और सरकार ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो नेक्स्ट टाइम वोटर क्या करेगा, उस पार्टी को क्या नेगलेक्ट कर देगा जब वोटिंग होगी, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है सिटीजन्स का, डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है सिटीजन, क्योंकि वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट तो नहीं करता, फिर भी क्या होता है, मतलब ये तो नहीं है कि जब कोई कानून बन रहा हो तो जैसे आप कोई भी गया और वो क्या उसके ऊपर कानून लिखने लगा या उसने अपनी लाइन ऐड कर दिया, कुछ उसने अपने सुझाव दे दिए। पर क्या है मोस्टली जितने भी उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो पार्लियामेंट में भेजता है, उससे क्या होता है जो सिटीजन होता है उसकी जो डिग्निटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी 3 चीजें आपको मैंने बताई थी, एक तो डिक्टेटरशिप था, दूसरा था मोनार्चीज और थर्ड था डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेसी वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक भी कह सकते हैं आप। उनसे सबसे बेटर ये है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मान लीजिए कोई कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं है ऑप्शन।
तो क्या है, इन सब से क्या है वो बेटर है, क्योंकि उसमें सभी को क्या होता है, अपने अपने वोट्स का राइट्स होता है, और जो क्या अपने रिप्रेजेंटेटिव है, जो अपना लीडर्स है, उसको क्या इलेक्ट कर सकते हैं। अगर मोनार्की होगा या जैसे डिक्टेटर होगा तो उसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर पर्सन बनेगा और उसके फैमिली मेंबर है, हेरिडिटी में क्या है, वंश के हिसाब से क्या है वो जो नेता है या जो प्रधानमंत्री है या राजा है वो बनते रहते हैं। तो उन सब से क्या है ये बेटर है, ठीक है। तो ये भी आर्गुमेंट है डेमोक्रेसी का। तो आगे है इसमें ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अगर हम और विस्तृत रूप देखें या और उसको आगे और बढ़ाएंगे, डेमोक्रेसी एक्चुअल में है क्या, तो डेमोक्रेसी कंट्री नॉट ऑल पीपल्स रूल्स, यानी डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि ये नहीं है कि सभी लोग हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री है उसके ऊपर रूल कर रहे हैं, ठीक है। या जैसे कोई पर्टिकुलर पार्टी किसी कंट्री पर रन कर रही है या उसको चला रही है, रूल कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों ने उसको चुनकर भेजा है। कुछ लोगों ने अपोजिशन पार्टी या जो भी थर्ड फोर्थ नंबर की जो पार्टी उनको भी तो वोट दिए हैं। तो यानी कहने का मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री नॉट ऑल पीपल्स रूल, यानी जिसमें उसमें डिटेल में लिखा हुआ है साथ के साथ कि उसमें सभी वोट, ये भी हो सकता है कि सभी लोग वोट नहीं देते। आपने देखा होगा कि इंडिया में जो वोटिंग शेयर है वो करीबन 70% है, 70% है, कभी 72, 73 इतना भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, स्टेट वाइज है वो अलग अलग भी है, कई एरियाज में 80% भी वोटिंग होती है। तो ये चीज क्या करती है, उस डेमोक्रेटिक कंट्री में इस चीज को अफेक्टेड करती है। दूसरा कि मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है, तो डिसीजन ये तो नहीं है कि भारत की जैसे पॉपुलेशन 130 करोड़ के लगभग अभी, या 2011 के सेंसस माने तो वो जैसे 121 करोड़ है, 121 करोड़ है। तो इस हिसाब से ये तो है नहीं कि सभी लोग क्या है 121 करोड़ लोग है वो इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर उन्होंने कलेक्टिवली कोई क्या डिसीजन ले लिया कि हमें क्या हमारे देश में इस तरह का कानून बनाना चाहिए। ऐसा क्या है पॉसिबल नहीं है। अभी यही लिखा हुआ है कि आगे इसमें मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, यानी वो 121 करोड़ लोग हैं वो नहीं देश चलाएंगे। मोस्टली जो लोग उनसे चुने हुए लोग, यानी उन्हें 121 करोड़ लोगों में से कुछ पर्टिकुलर पार्टीज के अलग अलग पार्टीज के लोग क्या चुनकर जब आते हैं, तो वो लोग क्या है देश पर जो रूल करते हैं, ए मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, यानी वो जो लोग हैं जितने भी 543 है जो या जो राज्यसभा के मेंबर है, ठीक है, या किसी एमएलए जो है जो किसी राज्य की विधानसभा है जो असेंबली है, वहां पर क्या करते हैं वो लोगों के बिहाफ पर, यानी अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका मीनिंग ये है कि वो पूरे कंट्री के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने जिन्होंने उनको वोट दिया उसके हिसाब से काम करेंगे। देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आगे लिखा हुआ है डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो रूल होता है यानी देश के जो चलाए जाते हैं, देश को जब चलाया जाता है वो मोस्टली लोगों के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा है रूल किया जाता है। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। इंडिया की पॉपुलेशन रहेगी, ठीक है, और इंडिया को रन कौन करती है, इंडिया को रन करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट करती है इलेक्टेड है। तो 121 करोड़ पॉपुलेशन में से 543 एमपीज, 245 एमपीज ये क्या करते हैं पूरी कंट्री को रन करते हैं, ठीक है। सिर्फ यही जो है लोग, अब मैं उसमें ये और इंक्लूड कर लेता हूँ जो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। इतने एमपीज हैं इंडिया पर क्या रूल करते हैं। अब 121 करोड़ में से राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं या जिसको अपर हाउस करते हैं उसके 245 एमपीज होते हैं इलेक्टेड, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और ये एमपी क्या होते हैं जो देश की 543
3 MP जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उनसे चुन कर जाते हैं और 2 नॉमिनेटेड होती है। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ से कौन है, हमारे यहाँ से विजेंद्र। ठीक है, अभी इस तरह से क्या पूरे इंडिया से इलेक्टेड होकर क्या है वो एक जो पार्लियामेंट है वहां पर इकट्ठे होते हैं और जिसकी मेजोरिटी सबसे ज्यादा होती है, मान लीजिए अभी बीजेपी की है, जैसे आधे से ज्यादा सीटें जिनकी होगी वो क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। और सरकार क्या है, इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों ने क्या किया, उसको चुना है। ठीक है, लोगों ने चला तो सरकार बन गई। सरकार क्या है, डेमोक्रेसी, जहां पर लोगों के द्वारा चुनी जाएगी तो वो क्या होगा, डेमोक्रेसी होगा। और जो ये पॉइंट मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ, ये पूरा का पूरा ये है, इसका मीनिंग है कि डेमोक्रेटिक कंट्री नॉट ऑल ऑफ पीपल्स रूल, यानी इसमें ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति का रूल होता है, पर ए मेजॉरिटी इज अलाउड टू पीपल टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, यानी मेजॉरिटी ऑफ पीपल, यानी ज्यादातर जितने भी ये एमपीज होते हैं दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी इनकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके बेसिस पे ये क्या इनके ऊपर रूल करते हैं। और ये भी चीज है जो आप याद रखेंगे कि इनका सबका डिसीजन नहीं होता और ये फिजिकली पॉसिबल भी नहीं है। जो आगे का पॉइंट है वो ये दिया हुआ है कि ऑल पीपल कैन नॉट टेक ए कलेक्टिव डिसीजन। अब इसमें मान लीजिए नोटबंदी हुई थी, ठीक है, एग्जांपल से समझ सकते हो आप, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जब डिसीजन लिया गया डिमोनेटाइजेशन में, तो उसमें ये तो है नहीं कि 121 करोड़ जो भारतीय उन्होंने कहा था कि नोट बंद कर देना चाहिए हमें, तो वो डिसीजन किसने लिया था, वो लिया था देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी चुने हुए प्रतिनिधि ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके जो एमपीज हैं या जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या है कलेक्टिवली इकट्ठा होकर है एक दिन मीटिंग की और कहा था कि जैसे देश में करप्शन बढ़ गया है या जो ब्लैक मनी है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो उन्होंने डिसीजन लिया होगा, या जो टेरर फंडिंग हो रही है, जो उनके आर्गुमेंट्स थे वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है इसमें, उसको क्या रोकने के लिए नोटबंदी की थी। अब ये तो है नहीं कि भारत के जितने लोग उन्होंने कह दिया कि नोटबंदी होनी चाहिए, डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही उसमें डिसीजन लेते हैं। या जैसे और भी है, जैसे कोई भी नया कानून बनता है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी क्या है सभी लोग डिसीजन नहीं लेते और पॉसिबल नहीं है। जैसे आपका ही आपका एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे मान लीजिए आदमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट्री जो एरिया, ये विधानसभा क्षेत्र है, सॉरी, इसमें कोई निर्णय लेना हो तो उसके लिए ये तो है नहीं कि सब आदमपुर की सारी जनसंख्या उसको बुलाएंगे। आप तो पहले तो यही सोच लीजिए कहाँ बुलाएंगे, जगह कौन सी होगी, जगह ही नहीं है, स्टेडियम नहीं है, ग्राउंड नहीं है, खेतों में बुला लेते हैं, सारे इकट्ठे होकर डिसीजन लेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सभी लोग एक मत पर सहमत हो जाएंगे? नहीं होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी उसकी जो संभावना पॉसिबिलिटीज है वो क्या बहुत कम है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, हमने आदमपुर में से क्या किया, एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर लिया, इलेक्टेड कर लिया, और वो क्या है हमारे भी यहाँ पे, यानी आदमपुर की जनता है, जो पीपल्स है, जो भी जिन्होंने वोट दिया और चाहे उन जिन्होंने नहीं भी दिया, उनकी बातें हैं वो क्या है जो असेंबली है वहां तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो हमारे बेसिस पे क्या है हमारा रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। ठीक है, या जैसे एक और एग्जाम्पल इसमें हो सकता है कि घर में जब डिसीजन लेते हैं तो ये तो है नहीं कि हर एक व्यक्ति है उसका डिसीजन होता है, एक जो मुख्य होता है मेनली उनका ही डिसीजन होता है। हाँ, पर ये भी सही है कि सब उसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो नॉन डेमोक्रेटिक हो गया। ठीक है, इस बात को आप अपने हिसाब से सोचिए कि क्या वो सही है कि नहीं। हाँ, पर उसमें क्या परमिशन है वो ली जाती है, सबसे एक बार है पूछा जाता है। तो ये चीजें, दूसरा पॉइंट है, जब ये सिचुएशन होती है तो इसमें क्या होता है, नो टाइम डिजायर स्किल्स फॉर द डिसीजन। यानी मान लीजिए 121 करोड़ लोग, ये बता रहा हूं मैं, ये लोग हैं, अगर इसमें वोटर हम मान लेते हैं 70 करोड़ के लगभग है, चलिए ये 70 करोड़ पीपल है जिनके वोट है। अब वो सभी के सभी, तो ये तो है नहीं कि इनके पास सबके पास टाइम होगा, उनको कह दिया जाए कि आपको है 5 जून को वहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है जंतर मंतर में, वहां सबको आना है, इतने लोग हैं वो पहुंच जाएंगे, आ सकते हैं, टाइम नहीं होगा, टाइम बहुत लगेगा। डिजायर क्या, सबकी इच्छाएं
या जो सबके मत है, जो आर्गुमेंट्स है, क्या एक जैसे होंगे? नहीं होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। स्किल, क्या उनको ऐसे स्किल हो सकती है? हर एक व्यक्ति का अपना अपना जो नॉलेज होता है या जो उसका एरिया होता है नॉलेज का, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई किसी में एक्सपर्ट हो सकता है, ठीक है। तो उनको कह दिया जाए कि आप CST पे है, कुछ अपने आर्गुमेंट्स दीजिए, क्या वो बोल जाएंगे? कई व्यक्ति हो सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि बहुत को समझ है और शायद कईयों को ना भी बताओ, ठीक है। या उनको ये कह दिया जाए कि फूड सिक्योरिटी पे बिल लेके आना है या उनको बजट बनाना है, हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। ये सबकी स्किल्स है डिसीजन मेकिंग के लिए या रूल करने के लिए, सबकी कैपेबिलिटी है वो नहीं हो सकती। या वो सब लोग हैं, कलेक्टिव डिसीजन है, वो एक है, वो डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए हमने क्या किया, उसका उन सबको क्या हमने अपना एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, और वो क्या करता है, वो जितने भी डिसीजन लेता है बिहाफ ऑफ द पीपल, यानी जहां से चुनकर आए वो उनके बेसिस पे वर्क करता है। नेक्स्ट फिर इसमें, हाँ ये हो गया, इतना समझ में आ गया होगा आपको। आइडियल स्टैंडर्ड फॉर डेमोक्रेसी, यानी कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगा उसका आइडियल स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी उसके मेन बेसिस क्या होंगे, किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। और क्या ये है? एक्चुअल में नहीं है। कैसे नहीं है? एग्जांपल से बताता हूँ। क्या कोई ऐसा कंट्री है जहाँ, या हम कह सकते हैं आइडियल स्टैंडर्ड का होगा जहाँ पर कोई भी भूखा न रहे, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है वो भूखा न रहे, तो हम कह सकते हैं भी हाँ वहाँ आइडियल डेमोक्रेसी है, बहुत अच्छी डेमोक्रेसी रन कर रही है। पीपल्स इक्वल्स रोल इन डिसीजन मेकिंग, जब डिसीजंस है वो लिए जाते हैं उसमें सबकी क्या होती है? इक्वल रोल होता है, सबका इक्वल उनसे पूछा जाता है। क्या ऐसा संभव है? नहीं है, ये भी नहीं है। खासकर जो अंडर डेवलप कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकसित और विकासशील और जो अविकसित देश है, वहां नहीं है। डेवलप कंट्री में हो सकता है कि लोग हैं वो हंगर से न मरे, पर क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं है, मुश्किल है। इंडिया में भी है, हंगर से बहुत ज़्यादा डेथ होती है और पॉवर्टी भी है, ठीक है। डेमोक्रेसी का हमने पढ़ा था कि जिस कंट्री में पॉवर्टी होगी वहाँ जिस देश में डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर पॉवर्टी होगी, बिकॉज क्योंकि जो रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या मनी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो कई लेयर में जाकर जाता है, और अगर सीधा ही जाए तो फिर वो करप्शन बढ़ेगा। दोनों बातें, ठीक है। पीपल्स के पास कहते हैं इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग, यानी लोगों का सबका बराबर रोल है वो डिसीजन मेकिंग में होता है। संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? बता देता हूँ आपको कि जब अभी करंट का एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे एनआरसी सुना होगा आपने, या CAA सुना होगा आपने। तो एनआरसी और CAA जो बना है कानून, ठीक है, तो वो जो एक कम्युनिटी है उनको ठीक नहीं लगा। तो और क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मान लीजिए एक जो रिलीजन है उनको क्या है, वो कानून है वो बहुत गलत लगा, उसमें कमियां हैं, हो सकती है, और उस पर और डिस्कशन भी हो सकता है। अपोजिशन की बात, जो पार्टीज उनकी भी बात सुनी जा सकती है, या वो लोग जो धरने पे बैठे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं। क्या गवर्नमेंट ने उन सब का मत है वो अपने साथ लिया है? ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है। ये सबकी उन्होंने इक्वल रोल है डिसीजन मेकिंग में, यानी उन्होंने डिसीजन जो लिए हैं वो क्या सभी को देख कर लिए हैं। तो उन्होंने एक रिलीजन को छोड़ दिया, बाकी सबको क्या इंक्लूड कर लिया कि सिर्फ इस रिलीजन को क्या है हम जो सिटीजनशिप इंडिया की नहीं देंगे, बाकी को देंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, सिर्फ एक रिलीजन को छोड़ के, ठीक है। अब कौन सा रिलीजन है वो आपको पता चल गया आपको। तो क्या उसमें इक्वल रोल है सभी का, सभी लोगों को शामिल किया उस डिसीजन में? नहीं किया, सिर्फ एक रिलीजन को छोड़ दिया। तो ये क्या है? डेमोक्रेसी का जो आइडियल स्टैंडर्ड है? नहीं है, इंडिया में तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एग्जांपल है, ठीक है। इक्वल राइट्स, रिसोर्सेज एंड एजुकेशन, क्या ये भी है? ये भी नहीं है, बिकॉज आइडियल डेमोक्रेटिक कंट्री किसको कहेंगे? जिसमें सभी को इक्वल राइट्स दिए गए, सभी को बराबर अधिकार दिए गए, सबको बराबर रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है वो बराबर दिए गए हैं। एजुकेशन जो फैसिलिटीज है वो जो बेसिक एजुकेशन होती है, जो मैंने अभी बताया आपको, 6 to 8th क्लास तक, 6 to 14 ईयर्स तक, या जो 1st to 8th क्लास तक
या कंट्री वाइज है वो अलग भी हो सकता है। उनको बेसिक एजुकेशन है वो क्या दी जा रही है, नहीं, उसमें भी क्या फ़र्क है, वो डिफ्रेंशिएशन है वो मिलता है। बहुत सारी ऐसे कंट्री है, बैकवर्ड कंट्री हैं जिनमें जो बेसिक एजुकेशन है वो नहीं मिल रही है। रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इक्वल राइट्स, बहुत सारे राइट्स है वो दिए नहीं गए। जैसे हमने पढ़ा था सऊदी अरेबिया का, वहाँ पर वुमेन्स को वोटिंग का राइट नहीं है, वोटिंग की क्या बात, वहाँ गाड़ी चलाने का भी अधिकार नहीं है। इस तरह के कई कंट्रीज हैं जहाँ अलग अलग तरह की क्या सिचुएशन, डेमोक्रेटिक होते हुए भी क्या है वहाँ जो राइट्स है वो कई है वो नहीं दिए गए हैं। और रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में है, इंडिया में भी नहीं है, क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, या आप नहीं पढ़ा, सॉरी नहीं पढ़ा, उसमें इक्वल रिसोर्सेज में जो मार्क्सवादी जो थिंकिंग है वो यही मानते हैं कि रिसोर्सेज है जितने भी कंट्री के वो सब लोगों में क्या बराबर बांट दिए जाए, और जो कैपिटलिज्म है उसको क्या खत्म कर दिया जाए। कैसा संभव, क्योंकि इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है, ऐसा संभव नहीं है कि सभी में बराबर बांट दिए जाए। क्या संभव है कि हर एक व्यक्ति के पास एक तरह के साधन नहीं है। एजुकेशन नहीं है, कोई स्टेट ज़्यादा डेवलप है एजुकेशन के मामले में, जैसे केरला और बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें एजुकेशन है तो 50% कुल पॉपुलेशन में, मतलब वहाँ अगर टोटल पॉपुलेशन पाई जाती है उसमें आधे लोग ही पढ़े लिखे हैं, बाकी क्या है वो इलिटरेट है, उनको पढ़ना और लिखना भी नहीं आता। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो अगर डेमोक्रेटिक कंट्री होगा तो वहाँ क्या क्या होना चाहिए, वहाँ क्या हंगर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर लोग भूख से न मरे। ठीक है, लोगों को राइट्स और डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिसीजन मेकिंग के लिए लोगों का मत ले सकती है, दो हो सकते हैं, या तो यस या नो, मतलब जो ऑनलाइन वोटिंग हो या जैसे वोटिंग करवा सकते हैं, या लोगों का अलग अलग प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उनसे क्या लोगों से राय ले सकती है कि क्या ये सही है या गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, पर नहीं करती है। नोटबंदी एक दिन में विथड्रॉ बंद, नोट आ गया फिर 2000 का इतना बड़ा। अब हो सकता है एक बात ये भी है कि जो डिसीजंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री में टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे नोटबंदी अभी नहीं हुआ, बहुत पहले भी कई बार, एक दो बार शायद हो चुका है, इंदिरा गांधी के समय में भी, और अब हो गया। और हो सकता है आगे जब गवर्नमेंट है वो किसी बीजेपी को छोड़कर अगर आती है तो हो सकता है कि दूसरे नोट वो लेके 2000 का जो नोट है अभी चल रहा है वो बंद कर दे। इस तरह की सिचुएशन हो सकता है कि कोई नया कानून अभी बनाया गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसको आगे दूसरी गवर्नमेंट है वो चेंज कर सकती है, ये भी है। ठीक है, इसी में कौन सा पॉइंट था वो, शायद लास्ट में हमने डेमोक्रेसी के जब फीचर पढ़ रहे थे उसमें था वो। ठीक है, कि डिसीजन से उसमें क्या होते रहते हैं, चेंजेस है वो, बदलाव वो होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। और जो कंट्री डेमोक्रेटिक होगा वहां पर सबको बराबर राइट्स वो दिए जाएंगे। इंडिया में तो एक्चुअल में है ऐसा, मिल रहे हैं वो नहीं मिल रहे हैं, आप अपने आसपास देख रहे हो कि राइट्स है वो दिए गए, फिर भी क्या उनका बहुत बार वायलेशन होता है। जैसे प्रॉपर्टी पे देखा होगा अपने, वुमेन्स को प्रॉपर्टी का राइट है तो वायलेशन होता है। और कई बार जो फ्रीडम की, जो बोलने की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका वायलेशन होता है। ठीक है, या फ्री ट्रैवल करते हैं या कहीं पर जाने की, जैसे हमें ट्रैवल करने की परमिशन है तो कई बार देखा होगा कि कुछ जो होटल वाले हैं रूम नहीं देते, या कुछ और ऐसी सिचुएशन हो जाती है, हैंडीकैप्ड को रोक देते हैं, या कोई ऐसा कपड़ा किसी ने पहन रखा हो स्पेसिफिक, उनको क्या, जैसे न्यूज़ में चल रहा था वही बता रहा हूँ आपको, कोई स्पेसिफिक कपड़े डाल रखे हो उनको एंट्री में, तो वो राइट्स तो है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी चढ़ सकता, कहीं भी जा सकता, पर नहीं है ऐसा। रिसोर्सेज का भी है, अगर सभी में बराबर रिसोर्सेज होंगे, पर पॉसिबल नहीं है। तो आइडियल स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नमेंट वो नहीं है। अब इसको हम कंक्लूड करते हैं पूरे चैप्टर को। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो आप ग्रुप में अगर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, पर्सनल मैसेज कर सकते हो आप। चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हमने किया गया सिर्फ 2 मिनट में कंप्लीट करते हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इलेक्टेड लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे। क्या ये सभी देशों में अलग अलग जो कंट्रीज होती है उसमें एप्लीकेबल है या नहीं, उसमें मैंने एग्जांपल आपको मैक्सिको का बताया, जिम्बाब्वे का बताया, आपको चाइना का एग्जांपल बताया है। ठीक है, इंडिया का आपको पता, और डिस्कस करेंगे हम इंडिया का जब
और क्लासेस भी मिलेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेटिक व्यू है इंडिया में चल रहा है, कंट्री सही चल रही है, इतने साल हो गए, बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं, कई घटनाएं हो जाती हैं ईवीएम हैकिंग की या जो बूथ कैप्चरिंग होती है उनकी, हमने पढ़ा है 9th क्लास में भी इसमें चैप्टर आएगा आगे इलेक्शन का, जब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सिचुएशन क्रिएट होती है, किस तरह गवर्नमेंट उनका मिसयूज कर सकती है, ब्यूरोक्रेट्स है वो कर सकते हैं या करते हैं, कई बार ऐसी न्यूज़ है वो निकल कर सामने भी आती है, इंक्वायरी होती है, ठीक है। तो ये कुछ उसके फिर डेमोक्रेसी के फीचर पढ़े थे हमने कि डेमोक्रेसी के फीचर क्या होते हैं, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, लीडर्स होता है वो इलेक्टेड होता है, ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, और एक और लास्ट था अभी ध्यान नहीं है मेरे को। फिर हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी के आर्गूमेंट्स अगेंस्ट में, आर्गूमेंट्स कि कौन कौन से आर्गूमेंट अगेंस्ट में, जैसे हमने पढ़ा था पॉवर्टी, और लीडर्स होते हैं उसमें मोस्टली करप्शन में लिप्त होते हैं, ठीक है, करप्शन उस कंट्री में होता है, पॉवर्टी वहाँ ज़्यादा होती है, डिसीजंस डिले होते हैं, बहुत टाइम लग जाता है डिसीजन में, तो ये कुछ पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा था कि आप जो पढ़ा है थोड़ा कि डेमोक्रेसी के अलग अलग, जो चाइना के फामाइन का एग्जांपल देंगे, किस प्रकार गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, कैसे गवर्नमेंट है उसको रन करना चाहिए, लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके ऊपर। और फिर पढ़ा था उसके ब्रॉडर मीनिंग कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि ऑल पीपल आर इंक्लूडेड इन डिसीजन मेकिंग, सभी लोगों को शामिल कर लिया जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हो भी नहीं सकता। कुछ इलेक्टेड लीडर होते हैं वही क्या करते हैं, देश को चलाते हैं, ठीक है, और जो किस बेसिस पे, लोगों के बिहाफ पे, कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पार्लियामेंट्री एरिया होता है उसके बेसिस पे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कोई भी सजेशन हो तो आप डाल सकते हैं, मिलते हैं बाद में, थैंक यू।